Welcome to Physio Home. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अक्षय चौधरी और आज मैं एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब देने वाला हूं। हमारे रिपोर्ट में डिस्क बल्ज लिखा देखते ही मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल होता है कि डिस्क बल्ज आया है, क्या अब सर्जरी जरूरी है? तो इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर डिस्क बल्ज होता क्या है, कब सिर्फ एक्सरसाइज और दवा से काम चल जाता है और कब सर्जरी एक्चुअल में जरूरी हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में एक सिंपल चेकलिस्ट भी मैं आपको दूंगा जिसमें आप खुद जज कर पाएंगे अपने आप को कि आपको अभी सर्जरी की जरूरत है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिस्क बल्ज आखिर होता क्या है। हमारी स्पाइन में कई सारी वर्टिब्रास एक के ऊपर एक करके रखी हुई होती है, ये आप देख पाएंगे। ये अलग अलग जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये अलग अलग वर्टिब्रास। ये हमारी L5 है, L4 है, L3, L2, L1। ये हमारी लंबर वर्टिब्रास है और इन दो वर्टिब्रास के बीच में एक ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी डिस्क होती है। L1 और L2 वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क होती है, इसको हम L1, L2 डिस्क बोलते हैं। ऐसे ही L2 और L3 वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क होती है, उसको हम L2, L3 डिस्क बोलते हैं। अब होता ये है डिस्क बल्ज में, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब किसी भी वजह से, कोई चोट लगने की वजह से, कोई झटका लगने की वजह से, कोई भारी वजन उठा लेने की वजह से हमारी स्पाइन के ऊपर गलत एंगल पर गलत दबाव पड़ता है, ऐसे में हमारी ये बीच की जो डिस्क है, ये बीच की डिस्क एक तरफ दबाव पड़ने की वजह से दूसरी तरफ बल्ज करके बाहर आ जाती है। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी ये सारी डिस्क जो है वो वहां तक ही बाहर है जहां तक हमारी वर्टिब्रा है। लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं, आप यहाँ देखिए, ये हमारी L3 और L4 के जो बीच की डिस्क है, ये हमारी थोड़ी सी बाहर की तरफ ज्यादा आ गई है। इसके जस्ट नीचे जो हमारी L4 और L5 के बीच की डिस्क है, वो डिस्क थोड़ी सी और ज्यादा बाहर की तरफ आ गई है। और इसके नीचे L5 और S1 के बीच की जो डिस्क है, वो और भी ज्यादा यहाँ पर बाहर आकर के निकल गई है। अब इससे होता यह है कि हमारी ये वर्टिब्रास के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्पाइनल कैनाल है पूरा का पूरा। इसके अंदर ये हमारा स्पाइनल कोड है। आप समझ सकते हैं कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होती हुई हमारे ब्रेन से लेकर के नीचे तक सारी नसें नीचे की तरफ जाती हैं। अब जैसे ही हमारी कोई डिस्क पीछे की तरफ निकलती है, वो इन नसों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है। तो ये है हमारा डिस्क बल्ज। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना सकते हैं। बाकी प्रॉपर डिस्क बल्ज को जानने के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आपके लिए मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप नीचे लिंक से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो उसको जानने के लिए इतना हमारे लिए मैं समझता हूँ काफी है। तो अब डिस्क बल्ज क्या है ये जानने के बाद में अब आते हैं हम आज के अपने फिर से उसी सवाल पर, क्या हर डिस्क बल्ज में सर्जरी जरूरी है? तो आंसर है नहीं। ज्यादातर केसेस में सर्जरी जरूरी नहीं होती है। रिसर्चेज ये दिखाती हैं कि बहुत से यानी लगभग 80 to 90% लोगों का बैक पेन 6 से 10 हफ्तों के अंदर रेस्ट करने, मूवमेंट कंट्रोल करने, फिजियोथेरेपी लेने और मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो अब ये जानने के लिए कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं, आपको पहले ये जानना होगा कि किन किन केस में सर्जरी जरूरी हो जाती है। तो अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जहां पर सर्जरी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो पहला है सीवियर परसिस्टेंट पेन, जिसको 4 हफ्ते से ज्यादा हो गया हो, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस सब करने के बाद भी अगर पेन इतना ज्यादा है कि आप नॉर्मल चल फिर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, तो आपको सर्जरी की जरूरत है। दूसरा है प्रोग्रेसिव वीकनेस, पैर में धीरे धीरे ताकत कम होती जा रही है, वॉक करने में, सीढ़ियां चढ़ने में आपको वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो ये पॉसिबल है कि नर्व डैमेज के साइन है। तो ऐसे में अर्ली सर्जरी नर्व को बचाने में हेल्प करती है। तीसरा है सेंसेशन लॉस, ज्यादा नमनेस, जला जला सा फील होना या इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगना, कंटिन्यू पेन रहना, ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो भी हमें सर्जरी की तरफ चले जाना चाहिए। अब नंबर 4 है ब्लैडर या बाउल कंट्रोल का प्रॉब्लम, यूरिन रोक नहीं पाना, यूरिन पास ही नहीं हो पाना या स्टूल कंट्रोल ना रहना, ये कोड़ा इक्वेना सिंड्रोम हो सकता है।
ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे केस में आप तुरंत अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और अक्सर ऐसे केसेस में अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। अब नंबर 5 है लॉन्ग टर्म क्रोनिक पेन और प्लस डेली लाइफ आपकी अफेक्ट होना। महीनों से आपको क्रोनिक पेन है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मल्टीपल बार ट्राई कर चुके हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, रोजमर्रा का काम, ऑफिस, वॉकिंग, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, घरेलू काम, सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो इन सब सिचुएशन में सर्जन आपका क्लिनिकल एग्जाम, एमआरआई, सिम्टम्स देख करके बताएंगे कि सर्जरी की जरूरत है या नहीं, एंड अगर है तो किस टाइप की सर्जरी होनी चाहिए। अब इसमें कई सारे टाइप हो सकता है, माइक्रोडिसेक्टमी हो सकता है, लेमेनेक्टमी हो सकता है, डीकम्प्रेशन, स्पाइनल फ्यूजन, कई तरह की सर्जरी हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात जरूर याद रखें, डिसीजन सिर्फ एमआरआई नहीं बल्कि आपके सिम्टम्स, एग्जामिनेशन और एमआरआई तीनों मिलकर देते हैं। इसलिए यूट्यूब वीडियो से सेल्फ डिसीजन नहीं बल्कि अपने नियर बाय स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके कंबाइंड डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको डिस्क बल्ज डायग्नोस हुआ है तो पैनिक मत कीजिए। ज्यादातर केसेस में सही एक्सरसाइज प्रोग्राम, पोस्चर करेक्शन और टाइम से दर्द कंट्रोल हो जाता है और सर्जरी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अपनी कंडीशन रिलेटेड आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी और हम आपकी कंडीशन के रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्कस कर पाएंगे। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने कमर दर्द से पीड़ित दोस्तों और परिवारजनों को वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्कार, ख्याल रखिए।